बच्चों ये पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये तो बोलो हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, आप समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की ही बात कर रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जरा सा कोशिश करेंगे, और मैंने जैसा कि कल बताया था बच्चों आप लोगों को कि आप पढ़ के आइएगा। पढ़ने के बाद जो है आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी वैसे भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके स्टार्ट है। एक कह रहा है द रेशियो बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ठीक है ना। आपसे ये पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। सिंपल और थ्योरेटिकल आंसर है, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन का होगा ये। इसका आंसर कुछ है नहीं इतना खास इसमें। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। मैंने कल आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया था बच्चों, डेल्टा ऑफ पी अपॉन बोला था ना, पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अरे यही बोला था क्या, यही फॉर्मूला लिखवाया था भाई मैंने आप लोगों को, जरा बताओ तो। यस सर। है ना। तो आप देख रहे हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, तो बच्चों इसको इधर लेके आओ। आवाज आ रहा ना मेरा सही से आप लोगों को। तो डेल्टा पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इजिकल टू, आप बोलेंगे सर पी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का रेशियो, आप देख रहे हैं कि किसके इक्विवेलेंट आ रहा है। ये आपका जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो इसको क्या है, ये क्या है, मैंने कल भी बताया था पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ क्या था, ये प्योर सॉल्वेंट था। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर आता है तो वो मुझे पूछ लीजिएगा, बताओ। क्लियर है यहाँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यस सर। ओके, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो वेपर प्रेशर है ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कहने का मतलब है कि सर ये कोई कंटेनर था, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा गया। इस सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। देखो टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, जाहिर सी बात है कि सर टेम्परेचर जैसे आप गर्म करेंगे तो ऑलरेडी ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर से ही तो सर इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है ना। पहली बात, सुन रहे हैं क्या आप, एक्सप्लेनेशन में कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर से तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है ना बीच बीच में तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप इसको दोबारा समझाइए, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर से तो सर बिल्कुल होगा, ठीक है। दूसरा देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, देखो भाई आपको मैं एक बात बता देता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा होगा तो आप क्या बोलेंगे, उसके वेपर नहीं बनेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से भी क्या होगा सर, इन्फ्लुएंस्ड होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखो मोल फ्रैक्शन अगर हम बोलेंगे सर, मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है ना, तो अगर सर मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब जितना वेपर प्रेशर होगा, अब मोल फ्रैक्शन का मतलब अमाउंट, मोल ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो अमाउंट ज्यादा होगा, तो
कम वाले का जितना वेपर बन रहा था थोड़ा सा और ज्यादा बन जाएगा ना वेपर। अमाउंट ज्यादा करोगे थोड़ा सा और ज्यादा बन जाएगा वेपर, क्योंकि उस अमाउंट का कम वाले का कम बनेगा। इसलिए नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि इसका वेपर प्रेशर जीरो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ न कुछ इसका वेपर जरूर बनेगा, कुछ न कुछ बच्चों इसका वेपर जरूर बनेगा, और जो मैं आपको बता दिया। कोई दिक्कत? लास्ट वाला है सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों टूटना। डिसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है सर जितना ज्यादा, देखो एक बात बता देता हूं, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब इस कंटेनर में मैं आपको एक बात, ये थोड़ा सा लॉजिक सोचने वाली बात है कि सर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका वेपर प्रेशर तो मान के लो 20 mm ऑफ Hg है। टूटने के बाद, अब टूटेगा भी तो तब भी तो वेपर प्रेशर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टूटने के बाद भी तो वही रहेगा, वेपर प्रेशर नहीं रहेगा क्या? अरे टूटने के बाद भी तो वेपर प्रेशर बच्चों वही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा बोलो? डिसोशिएट होने का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? मुझे एक बात बताओ बच्चों, डिसोसिएशन होने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें तो, है ना? क्योंकि सर वो तो नॉन वोलेटाइल है तो ऑलरेडी उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग, आप लोगों के पास है ये वाली बुकलेट? अरे आप लोगों के पास है या नहीं है ये बताओ। ये आप लोगों के पास है या नहीं है, दिया है ना आप लोगों को? Yes, sir. है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यार इन बच्चों को कल 120 का टाइम बताया था, ये बच्चे इतने लेट में क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। टाइमिंग तो इन लोगों का 120 का दिया था। बहुत गलत बात है जो। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ बात अगर पूछनी है तो मुझे बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है तो बच्चों आप में से आप लोग मुझे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से चेक कर लेता हूं कि अगर मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पे ये वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे कह दिया है कि सर ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये यहाँ पे। अच्छा एक मिनट है, थोड़ा सा एक मिनट है, ये हमें टेम्परेचर को तो ठीक है मैंने यहाँ पे बोल दिया 27 में टेम्परेचर तो आपका हो गया, ठीक है। एक मिनट है, थोड़ा सा एक मिनट है, मैं इसको, और वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहा है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पानी से भरा हुआ, एक्चुअली वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल है यार। डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है, थोड़ा सा इधर देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस अलग हो जाएगा, प्योर नॉन वोलेटाइल थोड़े ना हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल है। तो बच्चों देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल का केस थोड़ा अलग आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सही कह रही रिद्धि, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा, एक्चुअली हमने, मैं उसको खाली डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं देख पाया, मैं सोचा उसको नॉन वोलेटाइल है खाली। तो बच्चों नॉन वोलेटाइल और डाइल्यूट में बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें डाइल्यूट का मतलब नॉन वोलेटाइल भी होगा और इसमें पानी भी होगा, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सर टेम्परेचर बढ़ने पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों दूसरा देखो इसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, वेपर प्रेशर मान के चलो इसका 20 mm ऑफ Hg है इस सॉल्यूशन का। अब आपने क्या कहा, ठीक है ना,
अब मेल्टिंग पॉइंट देखो, आप अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देंगे, नॉन वोलेटाइल है तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा भी देंगे तो ये कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सर वेपर तो वाटर की बनेगी। वेपर तो क्या होगा सर, वाटर की बनेगी ना, यहाँ पे वेपर तो बच्चों वाटर की ही बनेगी, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेपर तो ऑलरेडी सर किसका बनेगा, वाटर का बनेगा। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से ये क्या नहीं हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मेन बात ये थी। तीसरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या ना, वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल्स दोनों के बढ़ेंगे जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो वेपर तो वाटर के ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पे भी, इसलिए हम बोलेंगे ये भी रॉन्ग है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जैसे जैसे पानी डालोगे, पानी का अमाउंट बढ़ाओगे, पानी वाटर क्या होगा, टूटता जाएगा, तो टूटता जाएगा तो वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यही रीजन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाया, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म है ये पूरा, आगे बढ़ते हैं, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ओके, तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर सीधे पढ़ते हैं 28 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए कितना, किस तरीके का है। एडिशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि आपके पास कोई ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है NB, इसका वेट 4 ग्राम है, और इसको आपने क्या किया बच्चों, वोलेटाइल वाटर में ऐड किया। ये वाटर है, और वाटर कितना है बच्चों, 54 ग्राम है ना। तो वो कह रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आपका जो इस सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कुछ कमी आई, 1% की कमी आई, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू 1% है। डेल्टा पी की वैल्यू इस सॉल्यूशन का 1% है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर का मोलर मास तो सर 18 हो जाएगा। सर इस वाले कंपाउंड का जो मोलर मास आएगा वो क्या आएगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिकल मैनर में समझा दिया है बच्चों। तो देखो डेल्टा पी की वैल्यू आपको दी हुई है ये, ठीक है ना, डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है ना। अब देखो एक बात बता देता हूँ, ये पी नॉट है, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, 100 होगा, है ना, 1% की कमी आ रही है। तो आप देखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू सर ये 0.01 mm ऑफ Hg आ जाएगा, है ना। पी नॉट इनिशियल प्रेशर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो n ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 54/18 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। n ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख लीजिएगा पेज में जगह कम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा चिपक चिपक के लिखना पड़ रहा है इसको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, तो आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आपका 0.01 आ गया है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू ये है ना, एक्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास निकाला हुआ है मैंने, 0.01 आया हुआ है ना। कोई भी दिक्कत अगर किसी को आती है तो पूछ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे सर एन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एम ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ये समझ में आया ना। अगर जिसको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया सर ने ये कहां से लिखा है, तो देखो मैंने एन ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लिया डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट।
साथ में W ऑफ सॉल्यूट, M ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट। तो N ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? N ऑफ सॉल्वेंट तो 3 है, तो W ऑफ सॉल्यूट इधर लिखा हुआ है मैंने, देखो ये है सॉल्यूट 4 ग्राम। तो 4 डिवाइडेड बाई M ऑफ सॉल्यूट को X मान लो, प्लस इंटू 4 अपॉन X प्लस कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा आप बताओ? तो इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, 4 अपॉन X इंटू कितना है ये आपका आ जाएगा बच्चों, यहां से ये करीब करीब आपका बन रहा है 3x प्लस 4 और इंटू यहाँ पे ये कितना बन रहा है, x बन जाएगा। तो इस x से इसको कैंसिल कर लो, तो 4 अपॉन 4 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.01। तो 4 इज इक्वल टू 0.04, इसको मल्टीप्लाई इधर करो, 0.04 प्लस 0.03x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये आ रही करीब करीब 133.3 ग्राम के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। किसी को अगर इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो मुझे पूछे, मैं उस बच्चे को समझा दूंगा। कहाँ पे डाउट आ रहा है? जागृत, जागृत, आगे समझ Yes. में आगे बेटा? Yes. ईशा, ईशा, मिसका, Yes, sir. माही पारी, Yes, sir. प्रथम पटेल, प्रथम शाह। सर वो आपने राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला लाया वो वापस समझाओ सर। राइट हैंड साइड कौन सा वाला है? ये यस वाला? सर। ये नहीं नहीं वो फॉर्मूला तो नहीं सर, उसके ऊपर वाला जो आपने किया है ना वो। ये जो किया है, हाँ सर वो थोड़ा मैसन तो पता नहीं चल रहा सर। ओके चलो। इसमें थोड़ा जगह नहीं हो रहा है ना, पेज आप समझ रहे हैं तो काफी छोटा है ना, क्वेश्चन का आंसर काफी बड़ा है। देखो मैं समझा रहा हूँ। उसने क्या बोला था ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो लिखी हुई थी हमने वही किया, क्वेश्चन में जो बोला था वही तो हमने किया। देखो बच्चों, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, बहुत ही सिंपल सी बात कही थी सर। उसने आपसे ये बोला था, कहाँ पे है, एडिशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब आपके पास कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका W की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम है। इसको उसने बोला आपको जो है वोलेटाइल वाटर में ऐड करना था आपको। वाटर का W की वैल्यू कितनी थी आपके पास सर? 54 ग्राम थी। ठीक है, अब आपने क्या किया सर, यहाँ से एक सॉल्यूशन बना था और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर में कमी आई थी, वो जो वेपर प्रेशर में कमी आई थी बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं, 1% की आई थी। तो 1% की कमी आई थी, तो इनिशियल वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट कितना होगा? जाहिर सी बात है सर 100 होगा, परसेंटेज है तो 100 होगा, है ना? तो देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लगा, डेल्टा पी की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखो एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला कल लिखवाया था मैंने आपको, ये कल लिखवाया था। तो एक्स ऑफ सॉल्यूट कहां से निकालेगा? एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.01, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है? एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। तो एन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू तो 0.01 है, तो सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है W अपॉन एम से करके तब जो ये आया फाइनल। अब बोलो आई, बोलो बच्चों, अब तो बोलो कुछ।
क्लियर हो गया होगा शायद सभी को। Yes, sir. ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो खैर थ्योरेटिकल ही है, इनको थोड़ा सा कोशिश करिए घर पे करने की। ये भी थ्योरेटिकल ही है, देखो तो इसको। एडिशन ऑफ सॉल्यूट, अच्छा इसका आंसर आप लोग बता के दिखाओ बच्चों। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए गिवन सॉल्वेंट इन क्लोज्ड कंटेनर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इसकी सिंपल सी लैंग्वेज देखिए। कह रहा है कि सर कोई एक गिवन कंटेनर है बच्चों, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास कोई एक गिवन कंटेनर है भाई। इसमें वो कह रहा है कि आपको कह रहा है कोई एक सॉल्वेंट दिया गया था। इसमें जाहिर सी बात है कि सर सॉल्वेंट होगा। इस सॉल्वेंट में आपको कह रहा है कि कोई सॉल्यूट को ऐड करिए, और बेसिकली सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल नेचर का ही होता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जरा करो। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताइए। अरे कौन सा वाला होगा, कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। अरे तुम लोग तो यार कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों भाई? तुम लोग तो यार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्यों 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 क्यों? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जागृत पांड्या। जागृत पांड्या, देखो बच्चों क्या है, जाहिर सी बात है कि सर मैंने आपको बताया था जो पहले सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए बच्चों, जो पहले सॉल्वेंट था ना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर ठीक है सर ज्यादा होगा। अब आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, मैंने कल भी बताया था आरएलपीपी में, तो यहाँ पे इस पहले पी नॉट इनिशियल था, ये पीएस था। जैसे आपने इसमें नॉन वोलेटाइल और सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों के दोनों होंगे, तो सर पी नॉट की ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो जाता था, बताया था ना मैंने। तो ऑलरेडी बच्चों आप ये बोलेंगे, सर आप ये बोलेंगे बच्चों कि सर जो पी नॉट की वैल्यू है दिस इज द ग्रेटर देन हो जाएगी पीएस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। पी नॉट की वैल्यू बच्चों पीएस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ आप देख रहे हैं, आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने इसको ऐड किया तो रेट ऑफ इवापोरेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है सर, वो मेंशन नहीं किया है ना।
सॉल्यूट एक्चुअली नॉन वोलेटाइल ही होता है ना। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट बेसिकली, सॉल्यूट का मतलब सॉलिड पार्टिकल से होता है। कभी कभी जिसका अमाउंट कम होता है लिक्विड लेते हैं, लेकिन बेसिकली सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल को ही बोलते हैं। आए समझ हाँ में? सर वो तो होता है है। ना? यस तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होगा, तो सर ऑलरेडी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज होगा नहीं होगा बोलो? इवापोरेट का मतलब, इवापोरेट का मतलब बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। इवापोरेट का मतलब क्या होता है? अरे जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, मैथ वालों को तो चलो मान लिया मैंने, नहीं आता होगा, नहीं सुना होगा। बायो वालों ने तो सुना ही होगा। कौन है इधर मैथ बायो वाला? कशिश। सर इवापोरेट मीन्स लिक्विड टू वेपर में जाता हूँ। बस। कशिश आप क्या पढ़ती हो, क्या वाली हो? कशिश क्या वाली है? आपसे ही तो पूछ रहा हूं मैं, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? चलिए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर से नया क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 33 देखो तो, मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर दिया है क्या? क्या बच्चों ये क्वेश्चन आपने पहले कर दिया है क्या? Yes, क्या sir. कर दिया है ना? कराया है ना बेटा मैंने कॉपी में आपके? तो फिर इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कई कई अगर आपने किया है तो, है ना बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाई 5% ऑन डिसॉल्विंग इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर of water at room temperature is lowered by 5% on dissolving the non-volatile solute। इसकी मोलारिटी क्या होगी? देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो लोअर्ड वाई का मतलब है कि सर डेल्टा पी की वैल्यू बोला हो 5% है ना, और पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी सर? 100% होगी ऑलरेडी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/100। बच्चों 0.05 हो जाएगी। अच्छा, आरएलबीपी क्या बोलती है? क्या बोलती है आरएलबीपी? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या बोलती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलती क्या? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आई? 0.05 आया नहीं आया बोलो इस फॉर्मूले से? आए रे बच्चों, बोलो बोलो। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आएगा रे वालों को? 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95 आएगा नहीं आएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन? आया सबको समझ में? तो ठीक है, मोलालिटी निकालो। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। आप लोग निकालो हैं इसको, मैं नहीं निकाल रहा, मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट
और ये कायम हो जाएगा बच्चों ग्राम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस पे जोर नहीं लगा रहे हैं। करो सॉल्व, निकालो मोलालिटी। ओके 2.92। और बच्चे भी निकालो भाई सब लोग। और बच्चे भी तो आंसर निकालिए। इतने आसान से और सरल से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? सब कुछ तो हमने करके दे दिया, इसको तो निकाल दो। ओके, सब लोग करो इसके आंसर को सॉल्व बच्चों। ओके ओके, तो एन ऑफ सोल्यूट निकाल दिया होगा शायद। एन ऑफ सोल्यूट तो यही है, ये देख लो। एन ऑफ सॉल्वेंट निकाला होगा, एन ऑफ सॉल्वेंट तो कितना आया 0.95 इंटू 18। तो ये कितना आया था? एन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, तो ये आया बच्चों 17.1 ग्राम। तो अब डायरेक्टली सॉल्व कर दो। मोलालिटी इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 17.1। तो कितना आ रहा आंसर? कितना आया? 1.4। ओके, सबका यही आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। Yes, sir. तो मोल पर ग्राम पर केजी, मोल पर केजी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। देखो सब कुछ मैंने बता दिया था आपको, बस थोड़ा सॉल्व करना था। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ होता तो तभी तो मैं कुछ बोलता बच्चों, कुछ होता तो तभी तो मैं कराता सॉल्व इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लोगे क्या? तब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को होम पे कर लोगे क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
बोलिए। यस सब लोग देख लो भाई, हाउ मेनी ग्राम्स मास निकालना है अब ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन 0.5 kg of water at 25 degree Celsius to reduce the vapor pressure of water by the 1%। तो इसको घर पे कर लीजिएगा। इस पे मैं लिख देता हूं HW। HW का मतलब हार्ड वर्क, घर के लिए आपका, ठीक है ना। दूसरा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। An ideal solution is obtained by dissolving n mole of non-volatile। अच्छा ये वाला भी आप कर सकते हैं, पढ़ो तो इसको। n mole of non-volatile non-electrolyte solute in n mole of solvent if the vapor pressure of solution is P and the vapor pressure of your solvent is P not, then हो जाएगा आपसे। भूमिका ये हो जाएगा क्या आपसे? भूमिका ये हो जाएगा आपसे? नो सर। नहीं होगा ये। 35। 36 यार, बोलो नहीं होगा 36 आपसे। बोलो बोलो बोलो। अरे 36 तो आसान है। 36 तो कल जो फॉर्मूला बताया उसी में है, वो घर पे करना है इसको आप लोग बच्चों। 36 तो वही है जो कल फॉर्मूला बताया था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 40 को करने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलके। क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 को करने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलके। लिक्विड A and B form an ideal solution। अच्छा मैंने आइडियल सॉल्यूशन भी आपको पढ़ा दिया है, ऐसे ही कह रहे हैं। A certain solution of A and B contain 25 mole percent of A and the vapor in equilibrium with the solution at 298 Kelvin contain the B। The ratio of vapor pressure of pure A to that of pure B at 298 Kelvin। अच्छा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अच्छा थोड़ा सा पीछे चलते हैं बच्चों, पीछे चलें क्या? यस सर। पीछे का मतलब थोड़ा सा व्हाइट पेज पे मुझे आपको कुछ बात कहनी है। इस क्वेश्चन को तब हम सॉल्व करेंगे। चलें क्या? सब लोग बोलो। कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है कि नहीं नहीं चलना है? ओके व्हाइट पेज पे आते हैं। एक्चुअली बच्चों मुझे कुछ एक बात बतानी थी आपको, एक नई बात बताना चाहता हूँ। क्या है वो सिलेबस में तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, न्यूमेरिकल आ जा रहा है, न्यूमेरिकल में बीच बीच में काफी ज्यादा हो, और ये बड़ी दिक्कत करता है। फिर जब सब कुछ करने के बाद माइनर चीजें हम करते नहीं है ना, तो फिर बहुत दुख होता है। दुख का मतलब आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना, राउल्ट ने एक कहानी कह दी थी। राउल्ट ने क्या बोला कि राउल्ट ने लिक्विड फेज में कोई एक सॉल्यूशन लिया था। राउल्ट की कहानी बताता हूं मैं आपको। राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट की जो कहानी थी ना वो बड़ी अजीबोगरीब कहानी थी।
उन्होंने क्या कहा कि आधी बात बोली, पूरी बात नहीं बोली, और जब आधी बात बोली तो वो फ्लॉप हो गई, तभी तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, नहीं तो नोबेल प्राइज जरूर मिलता बच्चों। उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए के पार्टिकल भी हैं, बी के पार्टिकल भी हैं, और लिक्विड फेज है। ये भी मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, कुछ याद आ रहा है तो आप मुझे बताइए। सर उन्होंने कहा था कि सर ये लिक्विड फेज है, और ये लिक्विड फेज है, और सर ये वाला जो ऊपर वाला फेज होगा सर इसका ये वेपर फेज हो जाएगा, बीपी लिख देता हूं। इसमें भी ए के पार्टिकल होंगे, बी के पार्टिकल भी होंगे। अब राउल्ट ने क्या बोला बच्चों कि इस लिक्विड फेज में ए पार्टिकल का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स ए होगा, और बी का जो एक्स बी होगा। और उन्होंने कहा कि जो वेपर प्रेशर होगा इसका पी ए होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, लिक्विड फेज की बात करें एलपी, और पी बी इन्होंने क्या बोला, पी नॉट बी एक्स बी बोला। अरे बोला या नहीं बोला, बोला था या नहीं बोला था, हाँ या ना बोलो सब लोग, हाँ या ना बोलो। सभी को बताया होगा मैंने। सर उन्होंने क्या किया बच्चों, वेपर फेज की बात ही नहीं की, जबकि उन्होंने इस रूल को कैसे बनाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को मॉडिफाई करके बनाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को मॉडिफाई करके बनाया था। अब बात क्या हुई कि जब सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को मॉडिफाई करके बनाया था, तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, ए और बी को एक पार्टिकल है, तो डाल्टन्स लॉ ये बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। ये आपने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, गैसेस स्टेट में। जिन बच्चों को मैंने गैसेस स्टेट पढ़ाया है मैंने उनको ये पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है उनको किसी भी दूसरे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो आपने जरूर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा। वहां पे नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मैं बोल देता हूँ ये बात डाल्टन्स ने बोली थी, इसी को मॉडिफाई करके राउल्ट ने आगे बढ़ गई। तो नोबेल प्राइज का असली हकदार कौन होगा, डाल्टन्स होगा, क्यों, जाहिर सी बात है, किसी के रूल को मॉडिफाई करने पे थोड़ी ना चलेगा काम। अब बात क्या हुई कि सर ठीक है, तो अब मैं सपोज आपसे कहता हूं डाल्टन्स ने क्या किया, फिर वेपर प्रेशर को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया। डाल्टन्स ने बोला कि सर अगर वेपर फेज में अगर ए पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन वाई ए है और बी पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन वाई बी है, तो उन्होंने क्या बोला, जो वेपर प्रेशर इन वेपर फेज में उन्होंने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल इनटू टोटल प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। ये इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल जो होगा पीबी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्टिकल इनटू पी ऑफ द टोटल के इक्विवेलेंट होगा। ये बच्चों आपको डाल्टन्स ने बोल दिया था, तो ये दोनों की दोनों बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अभी समझ में आई बात क्या, ये इन्होंने वेपर फेज वाले पार्टिकल का निकाल दिया था। अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या खाली कहानी सुनते जा रहा हूं। सर वापस रिपीट करो तो। इन्होंने यहाँ पे डाल्टन्स ने क्या किया बच्चों कि जो वेपर फेज के पार्टिकल हैं, जो वेपर फेज के पार्टिकल हैं, जो वेपर फेज के पार्टिकल हैं, इन्होंने क्या किया बच्चों, इस पार्टिकल का जो पार्शियल प्रेशर है डाल्टन्स ने इस रूल में मॉडिफाई करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जो वेपर फेज में पार्टिकल ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल इनटू प्रेशर ऑफ टोटल कंटेनर। मोल वेपर प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल इज इक्वल टू, इन्होंने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्टिकल इनटू प्रेशर ऑफ टोटल कंटेनर, इसके इक्विवेलेंट इन्होंने बोल दिया। अब आया बेटा समझ में? यस सर। ओके, इसको अपनी कॉपी में नोट करो अभी। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था, और सीधे बढ़ते हैं अपनी
PDF की तरफ। ठीक है ना बच्चों? ओके, चलिए, तो कहने का ये मीनिंग था कि सर, तो अब सीधे बच्चों हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या लिखा गया है जरा उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, liquid A and B form an ideal solution. A certain solution of A and B contain 25% mole percent of A, whereas the vapor in liquid equilibrium, ठीक है ना, with the solution at 298 Kelvin contain 50% of B. थोड़ा सा मैं बॉक्स बना के सिखाता हूं आपको, उम्मीद करता हूं कि बॉक्स से आप जल्दी समझ जाओगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। इन्होंने कहा कि ए पार्टिकल है, ए और बी दो पार्टिकल होंगे, जाहिर सी बात है ए और बी दो पार्टिकल होंगे, तो ये आपका एलपी हो गया लिक्विड फेज, और ये बीपी हो गया वेपर फेज। इसमें ऐसा कुछ है, तो यहाँ भी ए पार्टिकल होगा, यहाँ भी बी पार्टिकल होगा। अब इस लिक्विड फेज में उसने कहा मोल परसेंट होगा आपका ए, वेयर, ठीक है ना, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ ए और बी कंटेन 25% मोल परसेंट ऑफ ए, ठीक है ना। सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में वो कह रहा है ए का मोल परसेंट, ए का मोल परसेंट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह रहा हो 25%, तो 25% का मतलब 0.25, समझ में आता है रे बाबा। और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए है, और ठीक है ना, ये लिक्विड फेज में दिया गया, ये एलपी में दिया गया है। तो वेपर फेज में क्या होगा, तो वेपर फेज में वेयर एज, वो कह रहा है वेयर एज द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन एट, वेपर का मतलब वेपर फेज कंटेन 50% 50 मोल परसेंट ऑफ ई, तो मतलब जो वाई ए की वैल्यू है बच्चों वो 50 दे रहा है। तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू 0.5 आएगा नहीं आएगा? तो सर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में अगर ये है तो एक्स बी कितना होगा, 0.75 होगा, 1 माइनस 0.25। बहुत ध्यान से सुन लो सर, इधर देखो, इधर देखो, वाई बी क्या होगा बच्चा ये होगा 0.5। तो आपको कह रहा है रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, है ना। आपको क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर का रेशियो आपको क्या निकालना है बच्चों, पी नॉट ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ द बी की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आइए सर देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, लिक्विड फेज में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, लिक्विड फेज में क्या है, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए की वैल्यू कितनी होगी 0.25 पी नॉट ए, और पी बी क्या होगा बच्चों, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.75 पी नॉट बी। ऐसी होगा क्या, बिल्कुल सर। सर वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज में क्या होगा सर, पी P of A is equal to Y of A into P of the T, ऐसी होगा क्या जी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, Y of A is equal to क्या होगा, PA अपॉन PT, PA अपॉन PT हो जाएगा, है ना। PA अपॉन PT हम लोग इसको करेंगे, और देखो इसको क्या लिखता हूं मैं, PA अपॉन PT का मतलब PA प्लस PB, PT का मतलब PA प्लस PB, तो वाई ए इज इक्वल टू मैं टोटल लिख देता हूं, वाई ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ बच्चों, क्या लिखना चाहता हूँ, वाई ए की वैल्यू पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू ये है देखो
0.25 P नॉट ए डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, डिवाइड पीटी का मतलब पी ए प्लस पीबी, तो 0.25 पी नॉट ए प्लस 0.75 पी नॉट बी, ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलो रे बच्चों, समझ में आता है ना सभी को? सर ऐसा जरूर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो वाई ए की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 0.5 इज इक्वल टू, अच्छा इसको कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे एक बार इसका ये पावर 1 प्लस 0.25 पी नॉट ए अपॉन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.75 पी नॉट बी। अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो, ऐसे ही तो लिख पाएंगे। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसमें से ये 1 को आगे ले जाओ तो 0.4, यहां से ये आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 0.4 हो रहा है, तो ये 0.75 अपॉन 0.25 अपॉन 0.75 पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू निकालूंगा तो अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा। हाँ एक गड़बड़ तो करेगा। सर 0.5 नहीं आएगा सर? हाँ ये वाला ना, ओके और माइनस की साइन भी आएगी ना सर? ठीक 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 ठीक, 0.5 माइनस साइन के साथ आ गया, ओके अच्छा है। अब यहां से जरा पी ए अपॉन पीबी की वैल्यू निकालो तो बेटा, इस पेज में थोड़ा जगह नहीं हो रहा है, निकालो तो पी ए अपॉन पीबी की वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? पी ए अपॉन पीबी की वैल्यू निकाल दो यार। अच्छा एक काम कर देता हूँ यार, रुको मैं 1 मिनट है, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें वाई ए हो गया। सुनो 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 बच्चों, एक काम करते हैं, यहां तक हो गया ठीक है सर, यहां तक हो गया तो ठीक है, यहां तक रहने दो, ठीक है ना? थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ, एक चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या करता हूँ मैं। ठीक है ना, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहीं से वाई बी निकालो, तो वाई बी कितना हो जाएगा? वाई बी आपका कितना हो जाएगा? वाई बी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बच्चों, वाई बी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पी ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ द टी। तो पी ऑफ बी कितना है? पी ऑफ बी आपका देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने, देखो और डिवाइड कर दो इसको पी ऑफ द टी से। पी ऑफ द टी कितना होगा? 0.25 पी नॉट ए प्लस 0.75 पी नॉट ऑफ द बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है ना? अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है ना, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना? यहाँ पे लिखो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 से कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो तो देखो तुरंत आंसर आएगा, देखो
क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो। YA अपॉन YB। अब मुझे ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? इसको मिटाना पड़ेगा मुझे अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। ठीक है ना, देखो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करने पे तुरंत आंसर आएगा। सर YA अपॉन क्या होगा, YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? YA की वैल्यू कितनी है सर? 0.25 P नॉट A डिवाइडेड बाय, बच्चों आप क्या बोलेंगे, PT। ये वाला टर्म क्या है? PT है। 0.25 P नॉट A प्लस 0.75 P नॉट B। डिवाइड करो इसको और 0.75 P नॉट B डिवाइड करिए 0.25 P नॉट A प्लस 0.75 P नॉट B। इससे इसको कैंसिल कर दो। ठीक है ना, बस YA और YB की वैल्यू कितनी है? 0.5 और 0.5 इज इक्वल टू कितना है सर? 0.25 P नॉट A और 0.75 P नॉट B। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो P नॉट A अपॉन P नॉट B की वैल्यू निकालनी है आपको। 1 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75 P नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा? P नॉट B। तो P नॉट A अपॉन P नॉट B क्या हो जाएगा? 0.75 डिवाइडेड बाई 0.25। तो सर ये कितना हो जाएगा? 3। तो 3/1। तो आंसर कितना आएगा? 3:1 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आए रे बच्चों? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन बच्चों को दोबारा समझना है वो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं फिर, और जिन बच्चों को नहीं समझना है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है ना। ओके, मैं आपको एक बात और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 करिए, ये आसान है भाई, ये आप लोग कर सकते। इस क्वेश्चन को करिए। इसमें क्या दिया गया है? एन आइडियल सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड इथेनॉल if the partial vapor pressure of methanol and ethanol are 2.8 and 4.2 kilopascal respectively, mole fraction of methanol in the vapor at equilibrium। करिए इसको। कुछ तो आप भी करो बच्चों।
वेरी वेरी गुड। सब बच्चे करो, आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए। आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए। गुड। प्राची कुछ आ रहा है क्या? प्राची कुछ आ रहा है क्या? अरे इसमें क्या दिया गया है यार? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, पी ऑफ मिथेनॉल दिया गया है 2.8। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल दिया गया है 4.2। तो पी टोटल कितना होगा बच्चों? पीटी तो 2.8। मैंने चैट बॉक्स में से दिया। ओके ओके गुड। 7 किलो पास्कल हो जाएगा। ओके ठीक ठीक। अब देखो सर, पीटी इतना हो जाएगा। वैसे भी क्या कह रहा है, वेपर, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन इन इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या कह रहा है, बेसिकली जब इक्विलिब्रियम की बात करता है तो लिक्विड जो है वेपर फेज में जाने की सोचता है। तो आप जानते हैं कि P ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इनटू P ऑफ द टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू P ऑफ मिथेनॉल अपॉन P ऑफ द टोटल। तो कितना हो जाएगा? 7/0.4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। और किसी को कुछ कहना है? नो सर। बोलिए बोलिए, किसी को अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप बच्चों आराम से बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कर लोगे आप लोग? है भाई, कर लोगे बेटा? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा चलिए, हैं थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी है थोड़ा बहुत समय बचा हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर जी एडवांस की एक्सरसाइज है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of N2 in air is 0.8. Number of moles of N2 from air dissolved in 100 mole 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. एयर का मतलब वेपर। वो कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 1 into 10 to the power 5 atm है। The mole fraction of water in air मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वेपर फेज की बात कर रहा है, कितना है बोल रहा है 0.8 है। द मोल्स ऑफ वाटर, आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, ठीक है ना। 1 मिनट है। ओके तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोल्स ऑफ वाटर दिए गए हैं 10 और प्रेशर भी आपको कितना दिया गया है 5 atm दिया गया है, ठीक है ना। मोल्स ऑफ वाटर आपको 10 दिया गया है और 5 atm इसका प्रेशर भी दिया गया है, ठीक है ना। अब सर बात बेसिकली इसमें है क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको जो पूछ रहा है, आपको क्या कह रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एयर में तो दिया है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर,
dissolve in 10 मोल ऑफ वाटर। मतलब 10 मोल वाटर में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 है वो आपको निकालना है। वाटर वाला जो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 है ये आपको निकालना है, ये टर्म आपको निकालना है, ठीक है ना। यहां से निकालना है। ये तो आपका वेपर फेज क्या है, इससे नहीं मतलब। तो ये प्रेशर तो दोनों जगह काम आएगा, प्रेशर तो दोनों जगह काम आएगा भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर मैं देखो ये निकालूंगा तो देखो बच्चों, तो P ऑफ N2 वाटर फेज के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट ऑफ N2, ऐसा बोलूंगा मैं, है ना, ऐसे ही बोलूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे जो P ऑफ N2 आपका, ओके एक मिनट, ये तो हेनरीज लॉ से लगेगा। देखो बच्चों एक मिनट, तो मुझे P ऑफ N2 अगर निकालना है तो हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ क्या है, KH इंटू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है। तो मुझे सर ये N2 मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये वाटर लिक्विड फेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, लिक्विड फेज में। तो मुझे पहले P ऑफ N2 चाहिए, क्योंकि KH की वैल्यू तो मेरे पास है ही, सर P ऑफ N2 चाहिए। अब P ऑफ N2 ये थोड़े ना है, ये तो भाई ये तो दोनों फेज के लिए है। तो मैं अगर P ऑफ N2 निकालूंगा तो बच्चों P ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर और इनटू क्या निकालूंगा, P ऑफ द टोटल। तो ये आपका P ऑफ टोटल है, ये टोटल जो प्रेशर है ये PT है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका दिया गया है एयर में 0.8, है ना, 0.8, क्योंकि ये वेपर फेज के लिए है। वेपर फेज के लिए ऐसे ही तो निकालते हैं, 0.8 इंटू आपको बताया था 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ATM हो जाएगा। तो P ऑफ N2 की वैल्यू सर ये 4 ATM हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये P ऑफ N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ATM के इक्विवेलेंट आ जाएगी। देख लीजिएगा, कोई अगर दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। तो सर ठीक है, बस अब यहाँ निकल गया, तो KX ऑफ N2 निकालिए। तो X ऑफ N2 इज इक्वल टू P ऑफ N2 अपॉन K ऑफ द H इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, निकल गया रे। तो बस अब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालना है। तो x ऑफ N2 इज इक्वल टू आपको क्या निकालना है, n ऑफ N2 डिवाइडेड बाई n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2। बस अब ये वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये आप घर पे निकाल दीजिएगा। निकाल लोगे बेटा, निकाल लोगे इसको, हाँ या ना बोलो। किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, बायो वालों को कोई दिक्कत नहीं, ना भी करें तो उतना ज्यादा हार्डली लेना नहीं है, लेकिन मैथ वालों को तो ये करना ही करना है भाई, जेई एडवांस का लेवल ही अलग आता है। तो आया समझ में या नहीं आया बोलो, समझ में आ गया रिद्धि? Yes, sir. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कल। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना।